फ़ोन पर अपने माँ बाप से बात करके रोहित हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से दवाई खरीदता है, लेकिन दवाइयाँ काउंटर पर ही भूलकर अपने घर की ओर रवाना होता है। रोहित कुछ दिन पहले ही इस शहर में अपनी बीवी नैन्सी के साथ शिफ्ट हुआ है। दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर रजवाड़ों की एक पुरानी लेकिन बहुत आलीशान हवेली खरीदी। खैर, रोहित अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही नैन्सी को आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी सारी पुकार लगाने के बाद रोहित को मालूम पड़ रहा था कि नैन्सी घर में नहीं है। इसीलिए रोहित ने नैन्सी के पास कॉल लगाया। 3-4 बार फ़ोन रिंग होने के बाद नैन्सी ने फ़ोन उठाया। कहाँ चली गई तुम बिना बताए? मैं कब से तुम्हें यहाँ घर पर ढूंढ रहा हूँ। रोहित की इस बात के जवाब में सामने से नैन्सी बोली, मुझे बचा लो रोहित, वो मुझे मार डालेगा। मैं हाईवे पर उस चाय की टपरी के आसपास ही कहीं छुपी हुई हूँ। नैन्सी के इतना बोलते ही फ़ोन कट हो गया। रोहित दोबारा नैन्सी का फ़ोन लगाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन अब नैन्सी का फ़ोन बंद आ रहा था। लेकिन नैन्सी की आवाज़ सुनकर रोहित को ये तो समझ आ चुका था कि नैन्सी किसी न किसी मुसीबत में है। इसीलिए बिना वक्त ज़ाया किए रोहित गाड़ी लेकर तुरंत उसी हाईवे पर उस चाय की टपरी के पास पहुंचा। रात के 11 बज चुके थे, इसीलिए सड़क पर खास कुछ चहल पहल नहीं थी। रोहित ने चाय वाले से पूछा कि क्या आपने कुछ देर पहले यहाँ कुछ अजीब देखा? तो उस चाय वाले ने बताया कि एक लड़की कुछ देर पहले यहाँ से ऐसे दौड़ती हुई निकली थी, मानो वो डरी हुई थी और शायद उसका कोई पीछा कर रहा था। रोहित ने पूछा वो लड़की किस तरफ गई थी, और फिर रोहित चाचा के बताए मुताबिक दिशा में जाने के लिए गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और जब भरसक प्रयास करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तब ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए रोहित गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ चला। लेकिन काफ़ी दूर तक आने के बाद भी उसे नैन्सी कहीं दिखाई नहीं दी और ना उसे समझ आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी एक हॉर्न रोहित को अपने पीछे से सुनाई दिया, और जैसे ही रोहित पीछे पलटा तो गाड़ी की हेडलाइट्स उसकी आंखों में चुभी। गाड़ी रोहित के पास आकर रुकी और हेडलाइट्स डाउन हुई तो रोहित ने देखा कि वो एक कैब थी और उसमें काली हैट पहने एक आदमी बैठा था। रोहित ने सोचा पैदल भटकने से अच्छा गाड़ी में बैठकर नैन्सी को ढूंढे तो उसका वक्त बचेगा, और उसे जल्द से जल्द नैन्सी सही सलामत चाहिए भी थी। इसीलिए जल्द से गाड़ी में बैठकर रोहित ने कहा, सीधे चलो, और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। रह रहकर रोहित खिड़की से बाहर बार बार देख रहा था, और चाय की टपरी से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर आने के बाद सड़क किनारे गर्दन झुकाकर बिल्कुल थका हुआ सा चेहरा लिए नैन्सी रोहित को खड़ी दिखाई दी। रोहित बोला, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लेकिन ड्राइवर ने शायद रोहित की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। रोहित फिर से चिल्लाया, अबे गाड़ी रोक, मेरी बीवी पीछे रह गई है। तब पहली बार वो कैब ड्राइवर बोला, वो आपकी बीवी नहीं है साहब। काली रातों को ऐसे साए दिखना आम बात है। रोहित ड्राइवर की इस बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में बोला, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। रोहित के इतना कहते ही गाड़ी की ब्रेक्स लगी। रोहित दाएं की खिड़की से नीचे उतरने के लिए सरका कि तभी उसकी बाईं विंडो पर एक दस्तक हुई। रोहित ने मुड़कर देखा, तब तक नैन्सी गाड़ी के अंदर बैठ चुकी थी। रोहित के मन में लाखों सवाल थे जो उसे नैन्सी से पूछने थे, लेकिन रोहित के किसी भी सवाल का जवाब न देकर नैन्सी सामने देखे जा रही थी और कैब भी अब स्पीड से चल रही थी। आखिर में रोहित ने गुस्से में नैन्सी से कहा, नैन्सी तुम पागल हो गई हो क्या? तब नैन्सी ने किसी खिलौने की तरह अपनी गर्दन रोहित की तरफ घुमाई और चेहरे पर बिना कोई भाव लिए रोहित से कहा, तू मरने वाला है रोहित। रोहित ने कहा, क्या मतलब? तो नैन्सी ने बिना कुछ कहे गर्दन खिलौने की तरह घुमाकर अपनी नज़रें सामने की। पीछे पीछे रोहित ने भी सामने देखा। सामने देखकर
रोहित का ऐसा हाल था कि उसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि कैब काफ़ी तेज़ रफ्तार में चल तो रही थी, लेकिन उसे चलाने वाला गाड़ी में कोई नहीं था। गाड़ी अपने आप चले जा रही थी। रोहित की जीप को जैसे लकवा मार गया था कि एक बार नैन्सी और एक बार सामने देखने के अलावा रोहित कुछ नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही गाड़ी अपने आप चलते हुए एक पेड़ से टकराई और रोहित सामने शीशे पर ज़ोर से टकराया और बेहोश हो गया। रोहित को होश आया तब वो हॉस्पिटल में लेटा था और उसके आसपास उसके माँ बाप खड़े थे। रोहित के पिता ने उससे पूछा कि वो इतनी रात गई हाईवे पर क्या करने गया था। तो रोहित ने बताया कि उसके पास वहाँ से नैन्सी का कॉल आया था और वो किसी मुसीबत में थी। वैसे कहाँ है नैन्सी? इस बात के जवाब में जो रोहित के पापा ने कहा वो सुनने की उम्मीद रोहित को बिल्कुल भी नहीं थी। रोहित रोहित तुम दिन ब दिन पागल होते जा रहे हो। नैन्सी को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अपने पापा की ये बात सुनकर रोहित के दिमाग में ये बात घुसी कि 4 दिन पहले नैन्सी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो चुकी है और नैन्सी के मौत के बाद से ही रोहित के साथ एक मेंटल इशू बन चुका है और इसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। इसीलिए उसके अपने घर वालों के साथ साथ नैन्सी के घर वालों ने भी उसे एक नई ज़िंदगी शुरू करने की सलाह दी। और फिर रोहित की ज़िंदगी में पारुल आई। कुछ महीने लगे और रोहित को पारुल से प्यार भी हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अब पारुल और रोहित दोनों मिलकर रजवाड़ों की उसी हवेली में रहते हैं जो रोहित और नैन्सी ने मिलकर खरीदी थी। खैर, अब रोहित की दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 साल बाद वही काली रात फिर से आई। उस दिन रोहित ऑफिस से घर लौटा और लौटते ही उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैला था। रोहित ने पारुल को पुकारा। पारुल? तो उसके दाएं से एक कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला। रोहित दौड़कर उस कमरे में गया तो पाया एक कोने में पारुल घुटनों में सर दबाए ऐसे बैठी थी मानो उसे कोई डर सता रहा हो। रोहित धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ पारुल को पुकारता है और पारुल किसी खिलौने की तरह झटके खा खा कर अपनी गर्दन उठाती है। पारुल की वो जहर सी मुस्कान देखकर रोहित थोड़ा घबरा चुका था। रोहित ने पारुल से कहा कि क्या हुआ पारुल, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? पारुल एक खिलौने की तरह ही झटके खाती खाती अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मैंने तुझसे प्यार किया था रोहित, और तूने मेरे साथ धोखा किया। अब तुझे सजा तो बराबर मिलेगी। पारुल की ये बात सुनकर रोहित को नैन्सी याद आई और वो कमरे से बाहर दौड़ा और कमरे से बाहर निकलते ही रोहित ने देखा कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक और पारुल बैठी थी। मुड़कर देखा तो एक पारुल कमरे के अंदर भी थी। दोबारा पलटकर देखा, अब पारुल सीढ़ियों के बीचों बीच बैठी थी। फिर कमरे की तरफ पलटा, पारुल कमरे में उसी जगह खड़ी थी। एक बार और सामने पलटा तो पारुल ठीक उसके सामने खड़ी थी। दरअसल नैन्सी रोहित से प्यार करती थी, लेकिन रोहित सिर्फ उसकी हैसियत से प्यार करता था। शादी तो वो पारुल से ही करना चाहता था, लेकिन हवेली की प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने नैन्सी से शादी की। हवेली की प्रॉपर्टी में नैन्सी का 80% हिस्सा था, लेकिन अपना मकसद पूरा होते ही रोहित ने नैन्सी को सीढ़ियों से धक्का देकर उसे मार दिया और फिर अपने और नैन्सी के घर वालों के सामने दिमागी हालत ख़राब होने का नाटक किया, जिससे वो खुद ब खुद रोहित की दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई। खैर, रोहित को तो इस जुर्म की सज़ा मौत मिली और चूँकि पारुल भी इस जुर्म में बराबर की हिस्सेदार थी, इसीलिए आज वो भी पागल खाने में कैद है। रजवाड़ों की वो आलीशान हवेली एक बार फिर वीरान हो चुकी है। मैं रातों को जागता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।
मैं अर्जुन जब से अपने इस नए घर में आया हूँ तब से मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। घर में मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे आसपास किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे हर रोज़ होता है। मेरे आसपास कोई ऐसा है जिसे शायद मेरी नींद रास नहीं आती। मैं सोता हूँ तो वो मेरी छाती पर आकर बैठता है और मेरा गला दबाता है। लाख कोशिशों के बाद भी उस दौरान मैं न तो हिल डुल पाता हूँ और न ही अपनी आंखें खोल पाता हूँ। दम घुटने की वजह से मेरी जान निकलने ही वाली होती है कि तभी मेरे गले से वो पकड़ हटती है और मैं अपनी आंखें खोल पाता हूँ। हवा खाने के लिए मैं खिड़की खोलता हूँ तो बाहर बहुत सारे लोग मुझे मेरी ही तरफ देखते नज़र आते हैं। उन सब के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, वो बस चुपचाप खड़े रहते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बने होते हैं। उनका शरीर इस कदर सूखा मालूम पड़ता है मानो उनकी रगों में खून का एक भी कतरा न हो। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर में आत्माओं का वास है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैं घर बदल लूँ। मगर ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस घर में मैं अपनी सारी कमाई लगा चुका था और इस घर का कोई ख़रीदार मिलना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये घर बिल्कुल कब्रिस्तान के पीछे था। वैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने एक पहचान के बाबा से मिलवाया। मेरी समस्या सुनने के बाद उन बाबा ने मुझे बड़ी गंभीरता से कहा कि जितना जल्दी हो सके मैं अपना घर बदल लूं। लेकिन जब मैंने बाबा को बताया कि घर बदलना मेरे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं घर नहीं बदल पाता तब तक 3 हरी मिर्च और 1 नींबू धागे में पिरोकर दरवाज़े पर लटका लूं। लेकिन इस दौरान बाबा ने मुझे एक ख़ास बात का ध्यान रखने के लिए बोला कि मैं घर में रहते हुए 3 बार कौन है न बोलूं, और अगर मैंने ऐसा किया तो बाबा का सुरक्षा कवच टूट जाएगा। खैर, मैंने आकर दरवाज़े पर 3 मिर्ची और 1 नींबू धागे में पिरोकर लटका दिए और उसके बाद से मुझे घर में एक शांति का एहसास पहली बार हुआ। अब मुझे अच्छी नींद आती थी, लेकिन एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था तब मेरी आंखें खुली मेरे फ़ोन की रिंग होने की आवाज़ से। मैंने आंखें थोड़ी सी ही खोलकर पास बजता फ़ोन बिना नंबर देखे उठाया। हेलो, कौन है? और मेरा इतना कहते ही फ़ोन कट हो गया। मैंने फ़ोन देखा तो मेरी रिसीव्ड कॉल्स में पिछले 6 घंटे से कोई कॉल रिसीव हुई ही नहीं थी। अभी अभी मेरे पास एक कॉल आई थी और मैंने उठाई भी थी, लेकिन रिसीव्ड कॉल्स में शो नहीं हो रही थी। मेरी नींद एक पल में उड़ चुकी थी और तभी मेरे घर के दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई और साथ ही में एक अननोन नंबर से फिर से मेरे पास एक कॉल आई। कॉल की तरफ ध्यान न देकर मैंने वक्त देखा। रात के 1 बज चुके थे। दरवाजे पर हो रही लगातार दस्तक सुनकर और वक्त देखकर मेरे मुंह से एक ही बात निकली, इतनी रात गए कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है? इतना बोलकर मैं बिस्तर से उठा और जाकर दरवाज़ा खोला और बाहर नज़रें दौड़ाई, लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। न दाएं न बाएं और न ही सामने कोई था। कुछ था तो रात कीड़ों और हवा की आवाज़। मैंने दरवाज़ा बंद किया और इस बात को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए मैं फिर से सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार होकर ऑफ़िस के लिए निकल गया। पूरे दिन ऑफ़िस पर काम करने के बाद मैं रात 8 बजे के आसपास घर पहुंचा। मेन दरवाज़े का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ और मेरी नज़र सीधा मेरे किचन के गेट पर पड़ी, जो एक बार बंद और एक बार खुल रहा था, ऐसे जैसे उसे अंदर से कोई बार बार खोल और बंद कर रहा हो। मैंने धीमे धीमे आगे बढ़कर पुकारा,
कौन है वहाँ? कौन है किचन में? लेकिन दरवाज़ा लगातार वैसे ही खुलता और बंद होता रहा। मैंने किचन के सामने रखा फ्लावर वाश अपने हाथ में उठाया और किचन का दरवाज़ा पकड़ा, और पकड़ते ही दरवाज़े का हिलना बंद हो गया। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा अंदर की तरफ पूरा खोल दिया, जिससे मुझे मालूम पड़ गया कि दरवाजे के पीछे या किचन में कोई नहीं था। ऑफिस जाने से पहले मैं किचन की खिड़की बंद करना भूल गया था और उसी में से आती हवा के कारण दरवाज़ा खुल बंद रहा था। मैंने फ्लावर वास को वापस उसकी जगह पर छोड़ा और खिड़की की तरफ बढ़ा, खिड़की बंद करने के लिए। और जैसे ही खिड़की तक पहुंचा तो मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई, जहां मुझे कब्रिस्तान से लगकर खड़े कई सारे लोगों की चमकती आंखें दिखाई दी, जो बिना झपके मेरी तरफ देखे जा रही थी। इस सब में मैं पहले से ही बहुत परेशान था, इसीलिए मैंने सीधा उनसे पूछा, तुम लोग जिंदा हो या मुर्दा? तो मेरे इस सवाल के बदले उधर से एक ताली की आवाज़ आई। यकीनन कोई इंसान होता तो बोलकर भी मेरी इस बात का जवाब दे सकता था, और फिर आसपास के वातावरण और उनकी सफ़ेद चमकती आँखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने खिड़की से उनकी तरफ आवाज़ लगाई, अगर तुम मुर्दा हो तो एक ताली बजाकर जवाब दो, और इंसान हो तो दो ताली बजाओ। और जैसा मैंने सोचा था, जवाब में एक ही ताली बजी। उस एक ताली की आवाज़ ने मेरा गला सुखा दिया था। और फिर मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अगर हाँ तो दो ताली बजाओ, और अगर नहीं तो एक। जवाब में चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज पड़ी, और उस गड़गड़ाहट के साथ मेरे दिल की धड़कनों ने भी एक असीमित रफ्तार पकड़ ली। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और किचन का दरवाज़ा बंद करके बाहर हॉल में आ गया। बाहर से आती एक एक आवाज़ अब मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ा रही थी, और जो नींबू मिर्ची मैंने दरवाजे पर लटकाए थे वो सड़ी हालत में घर के अंदर ही पड़े देख मुझे समझ आ चुका था कि बाबा ने जो न करने की मुझे हिदायत दी थी वो गलती मैं कर चुका था। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे न देखते हुए भी महसूस हो रहा था कि कब्रिस्तान की दीवार से लगकर खड़े वो मुर्दा लोग धीमे धीमे मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपने दोस्त अजय के पास फ़ोन लगाया और उसे अपनी सारी तकलीफ़ें बताकर जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचने के लिए बोला। उसने बताया कि वो लगभग 1 घंटे में मेरे घर पहुंच जाएगा और मैं चिंता न करूं। मैं सोफ़े पर बैठकर अजय का इंतज़ार करने लगा। बाहर से कभी किसी के हंसने की तो कभी कई लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन गनीमत ये थी कि शायद घर के अंदर उनमें से कोई नहीं आ सकता था। खैर, अजय से फ़ोन पर बात करने के 40 मिनट बाद मेरे घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने सोचा अजय ही होगा, इसीलिए उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने अजय नहीं बल्कि सर पर काली हैट पहने मेरे लिए एक अनजान आदमी खड़ा था। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, जी कहिए। तो उस आदमी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और फिर उसने मुझसे कहा, आपके घर की लाइट सीधा मेरे बेडरूम में गिरती है। अगर बुरा ना माने तो क्या आप लाइट्स बंद करेंगे? मैंने कहा, जी हाँ कर देता हूँ। और उस आदमी ने कहा, धन्यवाद, और वो चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और टेबल लैंप को छोड़कर घर की सारी लाइटें बंद कर दी, और बंद करके जैसे ही सोफ़े पर बैठा तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि मेरे घर के आसपास सिर्फ कब्रिस्तान है, घर तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो फिर वो आदमी कौन था और क्यों आया था मेरे पास? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे वाली खिड़की पर किसी ने
नोक किया। पलटकर देखा तो खिड़की पर मुस्कुराता हुआ वही आदमी खड़ा था जो कुछ देर पहले दरवाजे पर आया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर चाकू से लगाए गए 2 बड़े बड़े कट थे, जिनसे खून की गांठ बाहर निकल रही थी। और बावजूद इसके वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था और अपनी जीभ मेरे शीशे की खिड़की पर फिरा रहा था। इतना भयानक चेहरा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और जब साथ के साथ दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हुई और उसी के साथ सर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। खिड़की पर वो भयानक दिखने वाला आदमी लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था और दरवाजे पर भी दस्तक लगातार हुए जा रही थी। मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। देखा तो फ़ोन अजय का ही था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और सामने से अजय बोला, भाई मैं कब से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? मैंने कहा, एक बार और दरवाज़ा खटखटा और उसने खटखटाया, जिससे मुझे साफ हो गया कि दरवाजे पर अजय ही खड़ा है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। अजय अंदर आया और उसके अंदर आते ही मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया और अजय से कहा, वो देख भाई, खिड़की पर एक मुर्दा। इससे आगे मैं अपनी बात नहीं बोल पाया क्योंकि खिड़की पर अब कोई नहीं था। मेरी हालत और मेरी बात सुनकर अजय ने मुझसे कहा, भाई तू काम के स्ट्रेस में बस ये ख्याली पुलाव पका रहा है, भूत वूत कुछ नहीं होता मेरे भाई। खैर, अजय के आने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा था। हमने कुछ देर बातें की और फिर सो गए। सोए हुए मुझे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे लगा मेरी छाती पर कोई बैठा है और हल्के हाथों से उसने मेरा गला दबाया है। मैं आंखें खोलकर देखना चाहता था कि आखिर मेरी छाती पर कौन है, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और मेरे गले पर वो हल्के हाथों की पकड़ कसती जा रही थी। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा था और मेरी सांसें थमने ही वाली थी कि तभी मैं एक झटके से हाँफते हुए खड़ा हुआ और उठते ही मैंने देखा कि बिल्कुल सामने वाली दीवार के पास अजय खड़ा था, जो दीवार पर हाथ फिरा रहा था। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन उससे पहले ही अजय ने ज़ोर से अपना सर दीवार में मारा और उसका सर इस तरह फटा कि खून की एक पिचकारी कमरे में काफ़ी दूर तक जाकर गिरी। ये सब क्यों और क्या हो रहा था, ये सब सोचने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने जैसे तैसे खुद को और फिर अजय को संभाला, घर से बाहर लाकर उसे गाड़ी में लेटाया और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और उसे इमरजेंसी में भर्ती करवाया। करीबन 2-3 घंटे के बाद जब अजय होश में आया तो उसने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। वो कुछ बोल रहा था लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपना एक कान बिल्कुल अजय के मुंह के पास लगाया और सुना, उस घर में मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। और ये बात तो मुझे भी मालूम थी कि उस घर में मेरी मौत पक्की है, इसलिए मैं अजय के साथ उसके घर शिफ्ट हो गया। वैसे आप लोगों को अगर घर चाहिए तो काफ़ी सस्ते दाम पर मैं आपको दिला सकता हूँ। अपने इकलौते बेटे और अपनी बीवी को एक्सीडेंट में खोने के बाद कुणाल का मन अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ऊब गया था और इसी वजह से अब कुणाल को सिर्फ अकेला रहना पसंद था। उसने अपना शहर वाला घर बेचकर शहर से दूर पहाड़ियों में बने एक पुराने घर को खरीदा, जहां आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। घर के पीछे पहाड़ी और सामने एक छोटा तालाब। शायद कुणाल को ऐसी ही शांति की तलाश थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुणाल का दोस्त अंकुर ये तो जानता था कि कुणाल पर क्या बीत रही है
फिर भी अंकुर यही चाहता था कि कुणाल बीते कल को भुलाकर आने वाले कल पर काम करे। कुणाल के नए घर में शिफ्ट होने के बाद अंकुर उसे रोज़ कॉल करता, लेकिन 1 महीने तक कुणाल का उसे कोई जवाब नहीं मिला। किस्मत ऐसी कि चाह कर भी अंकुर कुणाल के पास जाकर उसे मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। लेकिन जैसे तैसे अंकुर समय निकाल कर निकला अपने दोस्त से मिलने के लिए। शिफ्टिंग के टाइम अंकुर कुणाल के साथ ही था, इसीलिए उसे घर ढूंढने में कुछ दिक्कत भी नहीं हुई। दोपहर के 3 बज चुके थे और अंकुर कुणाल के घर के सामने खड़ा था। मेन दरवाज़ा आधा खुला था। कुणाल को पुकारता हुआ अंकुर घर में घुसा। अंकुर की पुकार के बदले उसे कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन अंदर घुसते ही अंकुर ने जो देखा वो उसे हैरान करने के लिए काफ़ी था। अंकुर ने देखा कि घर की हर दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। कहीं पर मौत, खून, तो कहीं पर दैत्य, दानव, असुर। अंकुर जानता था कि कुणाल इन सब में नहीं मानता था, और बावजूद इसके दीवारों पर ये सब कुछ लिखा होना यानी कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। अंकुर ने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुणाल उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन किचन में गैस पर रखे उबलते पानी को देखकर अंकुर को पता लगा कि कुणाल है तो कहीं आसपास ही। और तभी मेन दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अंकुर के कानों में पड़ी। हॉल में आकर देखा तो पाया कुणाल दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा रहा था, और कुंडी लगाकर कुणाल अंकुर की तरफ पलटा। एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छाने लगी। कुणाल ने अपने हाथ की वो लाल बकेट ज़मीन पर रखी और अंकुर से गले मिला, और दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में अंकुर ने देखा कि दरवाजे के पास रखी उस लाल बकेट से उछलकर एक मछली बाहर आकर ज़मीन पर गिर पड़ी। कुणाल अपनी जगह से उठा और दौड़कर मछली को बकेट में डाला और बकेट उठाकर किचन की तरफ चला। लेकिन अंकुर को ये सब देख हैरानी हो रही थी, क्योंकि अंकुर जानता था कि कुणाल कभी मांस मच्छी नहीं खाता था। कुणाल कुछ देर बाद लौट कर आया और अंकुर के सामने आकर बैठा। अंकुर ने कुणाल से पूछा, भाई तू कब से नॉनवेज खाने लगा? जवाब में कुणाल ने कहा, मैं नहीं खाता। तो फिर ये मछलियाँ क्या तू मेरे लिए लाया है? नहीं, मछलियाँ तेरी भाभी को पसंद है। इस बात के जवाब में अंकुर के पास कुछ नहीं था, क्योंकि अंकुर भी ये बात अच्छे से जानता था कि कुणाल की बीवी और उसका बेटा 1 महीने पहले ही चल बसे हैं। अंकुर ने कहा, देखो कुणाल, मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन जो तुम अपने साथ कर रहे हो वो भी तो सही नहीं है ना। अंकुर की इस बात पर कुणाल ने इधर उधर देखा और फिर एक सर्द और धीमी आवाज़ में बोला, श्श्श, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि प्रीति और वेदांत मर चुके हैं? तुम्हें एक राज की बात बताऊं? प्रीति और वेदांत यहीं मेरे साथ रहते हैं। कुणाल की ये बात सुनकर अंकुर को एक पल के लिए हैरानी हुई, और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान छाई, और फिर उसने कहा कि अच्छा, तो वेदांत और भाभी तुम्हारे साथ रहते हैं, मगर है कहाँ वो? मिलाओ तो मुझे भी। कुणाल ने कहा कि वो रात को उसके पास आते हैं, दिन में वे लोग कहीं और चले जाते हैं। अंकुर ने कहा, कोई बात नहीं, वो रात होने तक का इंतज़ार करेगा, बल्कि आज रात कुणाल के पास ही बिताएगा। अंकुर को कुणाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। खैर, कुछ घंटों बाद रात हुई और सोफे पर बैठे बैठे कब अंकुर की आंख लगी उसे पता ही नहीं लगा, लेकिन एक आवाज़ से उसकी नींद टूटी। उठकर देखा तो आसपास कुणाल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और कहीं से आती वो खुसर फुसर की आवाज़ उसे लगातार सुनाई दे रही थी। अंकुर ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे मालूम पड़ा कि वो आवाज़ किचन से आ रही है। अंकुर धीमे धीमे किचन तक गया
और उसके किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही वो खुसर फुसर की आवाज़ शांत हुई और किचन का दरवाज़ा खोलकर अंकुर ने देखा कि कुणाल खिड़की पर चुपचाप खड़ा है और उसके बाजू में एक औरत अंकुर की तरफ पीट करके खड़ी कुछ पका रही थी, शायद वही मछलियाँ जो कुणाल लेकर आया था। अंकुर के किचन में आने की हलचल सुनकर कुणाल अंकुर की तरफ पलटा, लेकिन अंकुर का ध्यान उस औरत की ही तरफ था और वो औरत जैसे ही पलटी अंकुर के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि कुणाल की मरी हुई बीवी प्रीति थी, जिसे ठीक अपने सामने खड़ा देख अंकुर के हाथ पैर कांपने लगे। जो देखकर कुणाल ने अंकुर को संभाला और उसे किचन से बाहर लाकर सोफे पर बैठाया और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर अपनी फूलती सांसों के साथ अंकुर बोला, भाई वो भाभी जिंदा। तो इस पर जो जवाब कुणाल ने दिया वो सुनने की अंकुर ने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। क्या मजाक कर रहा है? तू अच्छे से जानता है कि प्रीति एक्सीडेंट में मर चुकी है, और कहीं ये बात वेदांत ने सुन ली ना तो वो पूरी रात रोएगा। अंकुर को झटके पे झटके लगे जा रहे थे। अंकुर ने कहा, कहाँ है वेदांत? ज़रा दिखा तो मुझे। कुणाल गुस्से में खड़ा हुआ और अंकुर का हाथ पकड़ उसे एक कमरे तक लेकर गया और दरवाज़ा खोलकर अंकुर को सामने देखने के लिए कहा, जहाँ बेड पर वेदांत आराम से लेटा था। पहले मरी हुई कुणाल की बीवी और फिर उसका मरा हुआ बेटा, दोनों जिंदा हालत में अंकुर के सामने आ चुके थे, जिससे उसके पैर कांपने लगे और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अंकुर को होश आया तब वो एक कमरे में बिस्तर पर लेटा था। कमरे की खिड़की पर चांद उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंकुर बिस्तर से खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला तो जहाँ कुछ देर पहले इस घर के हॉल में एक वीरानियत फैली हुई थी, वहीं अब उसी हॉल में कुछ लोगों की रौनक सजी हुई थी। एक कोने में एक पियानो था जिस पर उंगलियां रखकर काले पैंट कोट में एक आदमी खड़ा था, और हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा खाने का टेबल जिस पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे, और टेबल की चारों ओर कुर्सियों पर बहुत सारे आदमी और औरत काले कपड़ों में बैठे थे। मगर गौरतलब बात ये थी कि उनमें से कोई भी आदमी या औरत हिलडुल नहीं रहा था। वे सब एक जगह ऐसे रुके हुए थे मानो सब के सब पुतला हों। इतने सारे हादसे होने के बाद अंकुर को ये तो समझ आ चुका था कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब अंकुर बस यहाँ से निकलने की ही सोच रहा था, और वो धीमे धीमे कदम बढ़ाकर उन लोगों के बीच से निकलकर दरवाजे तक पहुँचा, और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक से हॉल में बैठे वे सारे लोग चीखने लगे और कोने में पड़ा पियानो उनमें से एक आदमी बजाने लगा, और बाकी सारे लोग चिल्लाते हुए एक एक कदम अंकुर की तरफ बढ़ाने लगे। अंकुर को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन एक आखिरी कोशिश उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर दरवाज़ा खोला। लेकिन दरवाज़ा खोलकर अंकुर ने एक कदम आगे की ओर बढ़ाया तो देखा सामने हॉल ही था, वही हॉल जहाँ कुछ सेकंड पहले अंकुर खड़ा था। पलटकर देखा तो अंकुर उसी कमरे में था जहाँ वो बेहोश पड़ा था। अंकुर फिर से हॉल में आया और देखा कि हॉल पहले की तरह काली दीवारों से घिरा था, जिन पर वहीं अजीबोगरीब शब्द लिखे थे, और कुणाल अंकुर को अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंकुर ने तुरंत सारे दरवाजे खोल खोल कर देखे, मगर उसे कहीं बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं मिला। अंकुर को एक अजीबोगरीब बीमारी थी। दिन में 2-3 बार तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। उसके लिए उसे एक टैबलेट लेनी पड़ती थी, और उस रात भी जब अंकुर कुणाल और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था
उस वक्त उसकी बीमारी ने भी दस्तक दी और उसके हाथ पैर पूरी तरह कांपने लगे। अंकुर जैसे तैसे सोफे तक पहुंचकर बैठा और जेब से टैबलेट निकाल कर खाई और 1-2 मिनट बाद जब उसके हाथ पैर कांपना बंद हुए तो उसने लंबी लंबी सांसें ली और तभी हॉल में जितने भी कमरे थे उनके सब के दरवाजे खुलने की आवाज़ हुई और एक एक करके हर दरवाजे से कोई न कोई बाहर निकलने लगा, लेकिन उन सब का चेहरा सूखा हुआ था और पैर मुड़े हुए थे। अंकुर को भी मालूम था कि वे लोग इंसान नहीं बल्कि वही हैं जो आप सोच रहे हैं। सारे दरवाज़ों पर खड़े उन भयानक लोगों को देखते देखते अंकुर की सांसें भी फूल रही थी और फिर भी आखिरकार अंकुर की नज़र उस कमरे के दरवाजे पर आकर टिकी जो अभी भी बंद था और अंकुर के देखते देखते ही वो दरवाज़ा भी धीमे धीमे खुला और अंदर खड़े वेदांत, कुणाल और कुणाल की बीवी तीनों अंकुर को इशारा करके बुलाते हुए अंकुर को नज़र आई। अंकुर ने भी बिना वक्त ज़ाया किए उस कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके अंकुर पलटा तो पलटते ही एक बार फिर अंकुर की जान उसके हलक में आ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक ही जहां पर कुणाल की बीवी और बच्चा खड़े थे अब वहां कोई नहीं था। पूरे कमरे में सफ़ेद चादर से ढके एक बिस्तर के अलावा कुछ था तो सिर्फ काली दीवारें। अंकुर कुछ सोचता समझता उससे पहले ही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। अंकुर ने आई होल से बाहर झांका तो बाहर कुणाल का लड़का डरा हुआ सा दरवाज़ा पीटे जा रहा था। अंकुर उस वक्त जो देख रहा था उसे वो सच मान रहा था। वो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि आखिर कुणाल का लड़का तो 1 महीने पहले ही मर चुका है और इसीलिए दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही अंकुर ने हाथ आगे बढ़ाया कि तभी उसका हाथ पीछे से किसी ने पकड़ा। डर के मारे अंकुर तुरंत पलटा और पलटकर जो देखा वो देखकर अंकुर का हाल कुछ यूं था कि उसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसके सामने उसका हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कुणाल का लड़का वेदांत ही था, जो अंकुर की तरफ मुस्कुरा कर बोला, यहाँ कुछ भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर यकीन मत करना। अंकुर ने पलटकर आई होल से बाहर झांका। वेदांत दरवाजे के बाहर वैसे का वैसा खड़ा था जैसा कमरे के अंदर। अंकुर ने फिर से पलटकर कमरे के अंदर देखा। पूरे कमरे में अंकुर के अलावा कोई और नहीं था। अंकुर को उम्मीद थी कि शायद सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा और आखिर कुणाल कहाँ है वो ये भी जान पाएगा। अंकुर जाकर कमरे में उस इकलौते बिस्तर पर लेट गया। बाहर से उसे अजीब अजीब आवाज़ें आती रही और इसी बीच अंकुर की आँख कब लगी उसे पता ही नहीं लगा, लेकिन अंकुर की नींद टूटी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ से। इसका मतलब सुबह हो चुकी थी। अंकुर सोच रहा था कि दिन में उसे कोई भूत दिखाई नहीं देगा और इसी उम्मीद में अंकुर तुरंत उस बिस्तर से उठा और कमरे के दरवाजे पर जाकर आई हॉल से बाहर झांका। हॉल उसे पूरा खाली नज़र आया। अंकुर ने तुरंत दरवाज़ा खोला और दौड़ पड़ा में दरवाजे की ओर और यहाँ से निकलने की उम्मीद में वो आखिरी दरवाज़ा अंकुर ने खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही अंकुर के सामने वही काला अंधेरा था। अभी भी रात ही थी और घर के गार्डन में हर जगह वही अजीब लोग खड़े थे जो घर के अंदर भी थे। अंकुर ने गौर किया कि वे सब लोग चुपचाप खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अंकुर के पास अभी भी मौका था उनके बीच से बिना आवाज़ किए निकलने के, बशर्ते अंकुर की मौजूदगी का उन लोगों को एहसास न होता। अंकुर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीमे धीमे बढ़कर उन भूतों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा। पहले एक, फिर 2 और ऐसे करते करते आधे लोगों को पार करने के बाद
शायद अंकुर का पैर एक कील पर टिका जो उसके स्लीपर को फाड़ के उसके पैर में धंसी और अंकुर के मुंह से दर्द में कराहने की आवाज़ निकली। उसी आवाज़ के साथ वहाँ खड़े वो सारे अजीब लोग अंकुर को घूरने लगे। उन्होंने अंकुर को चारों ओर से घेर लिया। मौत को सामने खड़ा देख अंकुर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और कुछ ही पलों में अंकुर वहीं उन लोगों के बीच बेहोश होकर गिर पड़ा और उनमें से एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने अंकुर का पैर पकड़ा और उसे घसीटना शुरू किया। घसीटते घसीटते वो अंकुर को फिर से उसी घर में लेकर गया और दरवाज़ा बंद हुआ। 2 दिन बाद हिमांशु अंकुर और कुणाल को ढूंढता ढूंढता उसी घर के सामने पहुंचा। देखा तो मेन दरवाज़ा आधा खुला था। हिमांशु ने अंदर जाकर पूरा घर छान मारा, लेकिन अंकुर या कुणाल में से उसे कोई नहीं मिला, जबकि उन दोनों की लास्ट लोकेशन इसी घर की थी। पूरा घर छान मारने के बाद जब हिमांशु किचन के सामने से गुजर रहा था तो पाया गैस पर एक कटोरे में पानी उबल रहा था। हिमांशु ने गैस बंद किया और तभी मेन दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ हुई। हिमांशु ने किचन से निकलकर देखा तो पाया कुणाल दरवाज़ा बंद करके हाथ में एक लाल बकेट लिए खड़ा है और तभी हिमांशु ने देखा कि हॉल की हर दीवार पर लिखा था दाना अस्वस्थ। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।